नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग 17/3/2026 का फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। जो भी जीके जीएस का जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका डिस्कस करेंगे। और इससे पहले हम लोग 19 तारीख वाला जो 3 शिफ्ट का क्वेश्चन था वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, तो इसको भी देखिएगा। और अगला जो है 17/3 का है जो फर्स्ट शिफ्ट का। इसी तरह से जो टोटल कुल 24 शिफ्ट का जो एग्ज़ाम हुआ है वो सारे को हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया था जीके का, भारतीय संविधान में किस संवैधानिक संशोधन के माध्यम से उद्देशिका में समाजवादी शब्द जोड़ा गया था। ठीक है, भारतीय संविधान में किस संवैधानिक संशोधन के माध्यम से उद्देशिका में समाजवादी शब्द जोड़ा गया था। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है 42वां संविधान संशोधन 1976। ठीक है, इसका डिटेल एनालिसिस देखेंगे हम लोग। तो उसमें दिया गया है कि 42वां संविधान संशोधन 1976 को लघु संविधान कहा जाता है। इसके तहत प्रस्तावना में 3 नए शब्द समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता जोड़े गए थे। ठीक है, इस 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता जोड़े गए थे। इसी संशोधन द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य को भी जोड़ा गया था। ठीक है, मतलब यही जो संवैधानिक संशोधन हुआ था उस समय स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर मौलिक कर्तव्यों को भी जोड़ा गया था। उसका अगला जो क्वेश्चन है वो है कश्मीर से। कश्मीर के इतिहास को दर्ज करने वाली ऐतिहासिक कृति राजतरंगिणी किसने लिखी है। तो ये राजतरंगिणी तो सबको जानता है, यह कलहन के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। उसके बाद इसका डिटेल एनालिसिस देखेंगे तो कलहन की राजतरंगिणी संस्कृत भाषा में लिखी गई है। ठीक है, इसके प्राचीन काल से लेकर 12वीं सदी तक के कश्मीर के राजाओं का क्रमबद्ध इतिहास की जानकारी मिलता है। ठीक है, यह भारतीय इतिहास लेखन की पहली प्रमाणिक पुस्तक मानी जाती है। यह जो पुस्तक है वो भारतीय इतिहास लेखन की पहली प्रमाणिक पुस्तक मानी जाती है। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो है वृक्षारोपण के लिए 3 क्रेडिट की गणना करने हेतु 2025 से संशोधित कार्य पद्धति के अनुसार दावा प्रस्तुत करने से पहले कुछ प्रभाव सीमाएं आवश्यक होती है। पात्रता का सही युग कौन सा है। तो इसमें जो सही ऑप्शन होने वाला है वो है बी ऑप्शन, जो 5 वर्ष का जीर्णोद्धार, मतलब 5 वर्ष का जीर्णोद्धार का मतलब हुआ 5 वर्ष को देखभाल करना, यानी देख रेख करना। और 40% वितान सघनता, मतलब 40% तक सघनता होनी चाहिए इसमें। जैसे इसमें इसका डिटेल एनालिसिस अगर हम लोग देखते हैं तो इसमें कहता है कि ग्रीन कैट प्रोग्राम GCP का लक्ष्य पर्यावरणीय सुधार के बदले प्रोत्साहन देना है। ठीक है, ग्रीन कैट प्रोग्राम का लक्ष्य पर्यावरणीय सुधार के बदले प्रोत्साहन देना है। 2025 के नए नियमों के तहत किसी भी क्षेत्र को क्रेडिट का हकदार होने के लिए 5 साल का रख रखाव और 40% कैनोपी कवर यानी कि पेड़ों की सघनता दिखाना अनिवार्य है। ठीक है, 5 साल का रख रखाव और 40% पेड़ों को सघनता दिखाना अनिवार्य है। ठीक है, तो ये रहा आपका तीसरा क्वेश्चन। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से कौन सी कारक ऊटी में कोयम्बटूर की तुलना में गर्मियों में ठंडी कारण बनता है, जबकि दोनों लगभग समान अक्षांश पर स्थित है। कहने का मतलब निम्नलिखित में से कौन सा ऊटी में और कोयम्बटूर की तुलना में, मतलब ऊटी और कोयम्बटूर में गर्मियों और ठंडी में कारण बनता है। ठीक है, गर्मियों में ठंडी का कारण बनता है जबकि दोनों लगभग समान अक्षांश पर स्थित है। तो ये इसका सीधा सा ऑप्शन है कि ऊटी जो है वो अधिक ऊंचाई पर स्थित है और वहाँ का ताप कम रहता है, क्योंकि ऊटी जो है यो पूर्वी जो तट है उसका हिस्सा है, और इधर ये पश्चिमी का हिस्सा है कोयम्बटूर। ठीक है, ऊटी अधिक ऊंचाई पर स्थित है जिस कारण से यहाँ ताप कम रहता है। उसका अगला जो क्वेश्चन है
इसका डिटेल एनालिसिस देखेंगे तो क्षौम मंडल में जैसे जैसे हम ऊंचाई ऊपर जाते हैं तापमान घटता है। प्रत्येक 165 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस ऊटी नीलगिरी पर्वत की चोटियों पर वर्षा है, जबकि कोयम्बटूर मैदानी भाग में है, इसीलिए ऊटी का मौसम ठंडा रहता है। ठीक है। क्षौम मंडल की जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ जाते हैं तापमान घटता है। प्रत्येक 165 मीटर के 1 डिग्री सेल्सियस ऊटी नीलगिरी पर्वत की चोटियों पर वर्षा है, जबकि कोयम्बटूर मैदानी भाग में है, इसीलिए ऊटी का मौसम ठंडा रहता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन को देखेंगे। गैसों में संचरण करने वाली तरंगें निम्नलिखित में से कौन सी है? गैसों में संचरण करने वाली तरंगें निम्नलिखित में कौन सी है? तो यह है अनुदैर्घ्य तरंग। इसका डिटेल एनालिसिस हम लोग देखेंगे। अनुदैर्घ्य तरंग वे होती है जिनमें माध्यम के तरंग की गति की दिशा में आगे पीछे कंपन करते हैं। चूँकि गैसों में दृढ़ता नहीं होती, इसलिए उन्हें केवल अनुदैर्घ्य तरंगें जैसे ध्वनि के में ही चल सकती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। त्रिपक्षीय संघर्ष के दौरान कन्नौज पर किस राजवंश का शासन स्थापित किया गया? मतलब त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन सा राजवंश ने जीत हासिल किए थे? तो ये जो किया था वो गुर्जर और प्रतिहार ने किया था, जिसमें आपको डिटेल एनालिसिस हम लोग देखेंगे। तो उसमें हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद कन्नौज उत्तर भारत की शक्ति का केंद्र बना। इस पर अधिकार के लिए पाल और गुर्जर और प्रतिहार, ठीक है, पाल, गुर्जर और प्रतिहार और राष्ट्रकूटों के बीच लगभग 200 साल तक संघर्ष चला, जिसमें अंतिम सफलता गुर्जर प्रतिहारों का मिली थी। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है। प्रत्येक 12 वर्ष में आयोजित होने वाला कौन सा उत्तर भारतीय मेला प्रयागराज में एक प्रमुख हिंदू तीर्थ यात्रा कार्यक्रम है? तो ये जो मेला है वो कुंभ मेला है। ठीक है। कुंभ मेला भारत के 4 पवित्र शहर प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में लगता है। प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर लगने वाला 12 वर्षीय महाकुंभ सबसे अधिक और धार्मिक महत्व है। ठीक है। ये जो प्रयागराज वाला जो महाकुंभ है वो सबसे अधिक धार्मिक महत्व रखता है। उसका जो अगला क्वेश्चन है। मंदी के दौरान किस प्रकार की राजकोषीय नीति का उपयोग किया जाना चाहिए? मंदी के दौरान किस प्रकार का राजकोषीय नीति का उपयोग किया जाना चाहिए? तो इसका जो सही ऑप्शन है विस्तारवादी राजकोषीय नीति का उपयोग किया जाना चाहिए। विस्तारवादी राजकोषीय नीति का उपयोग किया जाना चाहिए। इसका डिटेल एनालिसिस अगर देखते हैं हम लोग तो उसमें दिया गया है मंदी के समय बाजार में मांग बढ़ाने के लिए सरकार विस्तारवादी राजकोषीय नीति अपनाती है। इसमें टैक्स घटाए जाते हैं और सरकारी खर्च बढ़ाया जाता है ताकि लोगों के पास पैसा आए और खरीदारी कर सके। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो है 1 फरवरी 2025 तक की स्थिति के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत ग्रामीण घरों को जल जीवन मिशन के अंतर्गत नल से जल के कनेक्शन उपलब्ध कराए गए थे? तो ये लगभग 79.74%। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुच्छेद डैश के अनुसार संविधान 69वां संशोधन अधिनियम 1991 के कारण 1991 के लागू होने की तिथि से दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश को राष्ट्रीय राजधानी के क्षेत्र में दिल्ली कहा जाएगा। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कहा जाएगा। तो ये जो है दिल्ली का जो क्षेत्र है इसमें 239A के द्वारा, ठीक है, 239A के द्वारा इसका अगर हम लोग डिटेल एनालिसिस पढ़ते हैं तो इसमें दिया गया है कि 69वें संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीटी का दर्जा मिला है। ठीक है। उसके बाद अनुच्छेद 239A के तहत दिल्ली में मुख्यमंत्री की नियुक्ति और मंत्रिपरिषद के गठन का विशेष प्रावधान किया गया है 239A के द्वारा।
उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो है भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के दक्षिणी विस्तार को क्या कहा जाता है। भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के दक्षिणी विस्तार को क्या कहा जाता है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो मालाबार तट। ठीक है, अगर इसमें डिटेल एनालिसिस हम लोग देखते हैं तो उसमें है पश्चिमी तटीय मैदान को अलग अलग हिस्सों में बांटा गया है। उत्तर में कोकण, महाराष्ट्र, गोवा, कोकण में आ जाता है महाराष्ट्र, गोवा, मध्य में कन्नड़ यानी कि कर्नाटक, और दक्षिण में मालाबार, केरल। ठीक है, उसके बाद कोरोमंडल तट भारत के पूर्वी तमिलनाडु किनारे को कहते हैं। ठीक है, कोरोमंडल जो तट है वो पूर्वी किनारे को कहते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39 में निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य निम्नलिखित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39 में निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य उल्लिखित है। तो इसमें है कि अनुच्छेद 39 में दिया गया है कि पुरुषों और महिलाओं के दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन का बढ़ावा देना चाहिए। मतलब दोनों को, पुरुष और महिलाओं को समान कार्य के लिए समान वेतन मिलना चाहिए अनुच्छेद 39 के तहत। उसके बाद इसमें अगर इसका एनालिसिस देखते हैं तो दिया गया है अनुच्छेद 39 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत डीपीएसपी में आता है। ठीक है, अनुच्छेद 39 जो है वो डीपीएसपी के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 39D स्पष्ट रूप से लिंग के आधार पर भेदभाव को रोकते हुए समान कार्य और समान वेतन की बात करता है। जो डीपीएसपी है अनुच्छेद 36 से 51 उसके अंतर्गत है। उसके बाद नवंबर 2025 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में नवंबर 2025 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत की कुल स्थापित विद्युत क्षमता में गैर जीवाश्म ईंधन विद्युत का योगदान कितना प्रतिशत है। तो ये लगभग 51.5% है। 51.5% है। उसका जो अगला क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश अफगानिस्तान के साथ सीमा साझा करता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश अफगानिस्तान के साथ सीमा साझा करता है। तो ये लद्दाख। ठीक है, अगर इसका डिटेल में क्वेश्चन को देखेंगे तो इसमें दिया गया है भारत की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा 106 किलोमीटर जो लद्दाख के साथ अफगानिस्तान के साथ लगती है। ठीक है, लद्दाख का वाखान कॉरिडोर वाला हिस्सा इसके जुड़ता है। ठीक है, लद्दाख के वाखान कॉरिडोर वाला हिस्सा जुड़ता है इसमें, और वर्तमान में यह पाक अधिकृत कश्मीर पीओके का हिस्सा है। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है भारत में मंत्रिमंडल मंत्रियों की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ये जो इसका सही ऑप्शन होने वाला है वह है वे गृह, रक्षा और वित्त जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालयों के प्रमुख होते हैं। वे गृह, रक्षा और वित्त जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालयों के प्रमुख होते हैं। उसका अगला जो क्वेश्चन है नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत जब कोई नया क्षेत्र भारत का हिस्सा बनता है तो कौन सी धारा नागरिकता की स्वीकृति का प्रबंधन करती है। कहने का मतलब नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत जब कोई नया क्षेत्र भारत के हिस्सा बनता है तो कौन सी धारा नागरिकता की स्वीकृति का प्रबंधन करती है। तो यह धारा 7 के द्वारा। ठीक है, धारा 7 के द्वारा। अगर इस क्वेश्चन का डिटेल में हम लोग देखते हैं एनालिसिस तो इसमें है नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 7 के क्षेत्र समाविष्टि नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 7 क्षेत्र समाविष्टि से संबंधित है।
इसके तहत केंद्र सरकार आदेश जारी कर उस क्षेत्र के निवासियों को भारतीय नागरिकता घोषित कर सकती है। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो डेस्कटॉप पर एक फाइल को सिलेक्ट किया गया है। ठीक है, डेस्कटॉप पर एक फाइल को सिलेक्ट किया गया, डिलीट की दबाने से मुख्य रूप से क्या होगा, फाइल रिसाइकिल बिन में चली जाएगी। ठीक है, लेकिन रिसाइकिल बिन से डिलीट नहीं होगी। समान रूप से डिलीट बटन दबाने पर फाइल रिसाइकिल बिन में चली जाती है ताकि उसे फिर से वापस लाया जा सके, लेकिन शिफ्ट प्लस डिलीट दबाने पर फाइल अस्थायी रूप से परमानेंटली डिलीट हो जाती है। ठीक है, अगर हम शिफ्ट प्लस डिलीट की दबाते हैं तो वो परमानेंटली डिलीट हो जाता है और रिसाइकिल बिन में नहीं रहेगी। उसका जो अगला जो क्वेश्चन है वो है 18 दिसंबर 2025 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत पात्र खाताधारक डैश तक ओवरड्राफ्ट सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। तो ये 10,000 तक। ओवरड्राफ्ट का मतलब हुआ कि मतलब जो व्यक्ति अगर उसके खाते में पैसा भी नहीं है ना तो फिर 10,000 तक उसमें कर्ज लेकर उसमें खर्चा कर सकता है ओवरड्राफ्ट से। अब बाद में जब पैसा डालते हैं तो वो कट जाता है। यहाँ पे दिया हुआ है आप 10,000 तक कर्ज बैंक से ले सकते हैं। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2025 में आयोजित कौन सा कार्यक्रम इस बात पर प्रकाश डालता है कि सदस्य देश मानवाधिकार, पर्यावरण, दंड कानून और समुद्री कानून सहित अन्य क्षेत्रों में विभिन्न बहुपक्षीय संधियों की पुष्टि करना जारी रखे हुए हैं। कहने का मतलब है संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2025 में आयोजित कौन सा कार्यक्रम इस बात पर प्रकाश डालता है कि सदस्य देश मानवाधिकार, पर्यावरण, दंड कानून और समुद्री कानून सहित अन्य क्षेत्रों में विभिन्न बहुपक्षीय संधियों की पुष्टि करना जारी रखे हुआ है। तो ये जो जारी रखा हुआ है 2025 संधि कार्यक्रम, ठीक है, ट्रीटी इवेंट जो है वो जारी रखे हुआ है। अगर क्वेश्चन का डिटेल में जानते हैं एनालिसिस को तो इसमें संयुक्त राष्ट्र का ट्रीटी इवेंट हर साल में होता है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र का ट्रीटी इवेंट हर साल होता है। इसका मकसद देशों को अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और संधियों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराने के लिए प्रोत्साहित करना है। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वह भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभिक चरण के दौरान नरमपंथियों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा पद्धति को विशेष रूप से अपनाया गया था। तो ये जो अपनाया गया था संवैधानिक सुधार को। ठीक है, संवैधानिक सुधार जो पद्धति है इसको अपनाया गया था। अगर इसका हम लोग विस्तार से क्वेश्चन को देखते हैं तो इसमें दिया गया है कि नरमपंथी जैसे फिरोज शाह मेहता और दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश शासन के दायरे में रहकर सुधार चलाते थे। ठीक है, ब्रिटिश शासक के दायरे में रहकर सुधार चलाते थे। वे प्रार्थना और याचिकाओं के जरिए शासन में संवैधानिक बदलाव लाने के पक्षधर थे। उसके बाद जो अगला जो क्वेश्चन है वह है मुक्त पतन। ठीक है, मुक्त पतन मतलब फ्री फॉल किस प्रकार की गति से संबंधित है। मुक्त पतन किस प्रकार की गति से संबंधित है। तो यह एक समान रूप से त्वरित गति का उदाहरण है। एक समान रूप से त्वरित गति का उदाहरण है। अगर डिटेल में एनालिसिस देखते हैं, जब कोई वस्तु केवल गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में गिरती है, ठीक है, जब कोई वस्तु केवल गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में गिरती है तो उसका त्वरण स्थिर रहता है। ठीक है, इसे ही एक समान त्वरित गति कहा जाता है। जब कोई वस्तु केवल गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में गिरता है, ठीक है, तो उसका त्वरण जो है स्थिर रहता है। इसे ही एक समान त्वरण गति कहा जाता है। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वह नवंबर 2025 में घोषित AIITI पार्टनरशिप का गठन किन 3 देशों से किया गया। नवंबर 2025 में घोषित AIITI पार्टनरशिप का गठन किन 3 देशों में किया गया। तो ये जो किया गया भारत, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के बीच किया गया।
उसका अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एथलीट ने 16 सितंबर को वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप टोक्यो 2025 में महिलाओं के 100 मीटर बाधा दौड़ में स्वर्ण पदक प्राप्त किया था? कहने का मतलब है, किस एथलीट ने 16 सितंबर को वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप टोक्यो 2025 में महिलाओं के 100 मीटर बाधा दौड़ में स्वर्ण पदक प्राप्त किया था? तो ये जो किया था दीतजी काम्बोडजी, ठीक है, दीतजी काम्बोडजी। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा मुख्य घटक मेमोरी प्रबंधन और प्रोसेस शेड्यूलिंग, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा मुख्य घटक मेमोरी प्रबंधन और प्रोसेस शेड्यूलिंग जैसे निम्न स्तरीय कार्यों को संभालने के लिए उत्तरदायी है? तो ये जो है विंडोज़ कर्नल, ठीक है, विंडोज़ जो कर्नल सिस्टम है यही उत्तरदायी है। इसका अगर क्वेश्चन को विस्तार से देखते हैं तो इसमें दिया गया है, कर्नल किसी भी ओएस का कोड होता है। यह सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच संवाद स्थापित करता है और रैम के इस्तेमाल को नियंत्रित करता है। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, चरमपंथी चरण के दौरान बाल गंगाधर तिलक ने निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर सर्वाधिक जोर दिया था? चरमपंथी चरण के दौरान बाल गंगाधर तिलक ने निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर जोर दिया था? तो ये दिया था, स्वराज प्रत्येक भारतीय का जन्मसिद्ध अधिकार है, ठीक है, स्वराज प्रत्येक भारतीय का जन्मसिद्ध अधिकार है। उसका अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे तो इसमें दिया गया है, यूएस के किस राज्य में भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है? ठीक है, यूएस के किस राज्य में भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है जो फलों, सब्जियों और अंगूर के बागानों की खेती के लिए अनुकूल है? तो ये जो है कैलिफोर्निया में, ठीक है, यूएस के किस राज्य में? तो ये कैलिफोर्निया राज्य में, ठीक है। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, अगर इसमें डिटेल में देखते हैं तो कैलिफोर्निया की जलवायु और भौगोलिक स्थिति इटली और स्पेन जैसी है, ठीक है, कैलिफोर्निया की जलवायु और भौगोलिक स्थिति इटली और स्पेन जैसी है। यहाँ की शुष्क गर्मियों और मध्यम सर्दियों की वजह से यह वाइन अंगूर उत्पादन के लिए दुनिया भर में मशहूर है। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो है, भारत में केंद्र राज्य के वित्तीय संबंध शासन व्यवस्था को किस प्रकार के प्रभावित करते हैं? भारत के केंद्र राज्य के वित्तीय संबंध शासन व्यवस्था को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं? तो ये जो है उसका सही ऑप्शन है बी ऑप्शन है, वित्त आयोग जैसे तंत्रों के माध्यम से जो संसाधन का आवंटन करते हैं। अगर क्वेश्चन को डिटेल में बात करते हैं तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति हर 5 साल में वित्त आयोग का गठन करते हैं। यह आयोग तय करता है कि केंद्र द्वारा वसूले गए करों में से कितना हिस्सा राज्यों को मिलेगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य ने 2001 और 2011 के बीच ऋणात्मक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर दर्शाई थी? तो ये जो दर्शाया था वो नागालैंड के द्वारा, मतलब नागालैंड राज्य। नागालैंड की जनसंख्या वृद्धि दर 0.58% रही थी, ठीक है, नागालैंड की जनसंख्या वृद्धि दर -0.58 रही थी। इसका मतलब यह है कि वहाँ 2001 की तुलना में 2011 में जनसंख्या घट गई थी। यह भारत की जनसंख्या इतिहास में एक दुर्लभ घटना है। उसका अगला जो क्वेश्चन है, जुलाई से सितंबर 2025 के दौरान ग्रामीण कृषि क्षेत्र में श्रमिकों के वेतन में वृद्धि क्यों हुई? जुलाई से सितंबर 2025 के दौरान ग्रामीण कृषि क्षेत्रों में श्रमिकों के वेतन में वृद्धि क्यों हुई थी? तो ये खरीफ कृषि कार्यों के कारण, ठीक है, खरीफ कृषि कार्यों के कारण हुई थी।
इसमें दिया गया है, जुलाई से सितंबर के बीच धान और अन्य खरीफ फसलों की रोपाई होती है। ठीक है, जुलाई से सितंबर के बीच धान और अन्य खरीफ फसलों की रोपाई होती है। इस समय ग्रामीण क्षेत्रों में लेबर की मांग सबसे अधिक होती है, जिससे उनकी मजदूरी बढ़ जाती है। उसका अगला जो क्वेश्चन है वो है, हेडफोन निम्नलिखित में से किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो हेडफोन जो आता है वो आउटपुट डिवाइस में आता है। आउटपुट डिवाइस तो समझ रहे हैं, इनपुट डिवाइस होता है कि आउटपुट डिवाइस? आउटपुट डिवाइस होता है जो हमें देता है, जैसे सॉन्ग हमको सुनने के लिए मिल रहा है उसमें, तो आउटपुट हो गया। इनपुट हो गया जो जैसे टच स्क्रीन हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, ये सब इनपुट है। उसका अगला जो क्वेश्चन है, भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद किसे रंगून निर्वासित कर दिया गया था? तो ये बहादुर शाह जफर को रंगून निर्वासित कर दिया गया। अगर डिटेल में बात करते हैं इसके बारे में, तो 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेज़ों ने अंग्रेज़ों ने मुगल साम्राज्य को समाप्त कर दिया था। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेज़ों ने मुगल साम्राज्य को समाप्त कर दिया। बहादुर शाह जफर को दिल्ली से गिरफ्तार कर म्यांमार यानी कि बर्मा, पहले बर्मा बोला जाता था म्यांमार की राजधानी रंगून भेज दिया गया था, जहाँ पे उसकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, मेंडल का कौन सा नियम युग्मक निर्माण के दौरान युग्म विकल्पी के अपृथीकरण की संख्या की व्याख्या करती है? मेंडल का कौन सा नियम युग्मक निर्माण के दौरान युग्म विकल्पी के पृथक्करण की व्याख्या करता है? तो ये जो है नियम है वो इसको बोलते हैं विसंयोजन का नियम। ठीक है, विसंयोजन का नियम। अगर डिटेल में देखते हैं इस क्वेश्चन को, तो ग्रेगर जॉन मेंडल को अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। ठीक है, पृथक्करण के नियम के अनुसार जब जीव प्रजनन के लिए युग्मक बनाते हैं, ठीक है, जब जीव प्रजनन के लिए युग्मक बनाते हैं तो माता पिता के जीन के जोड़े अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, माता पिता के जीन के जोड़े जो है वो अलग अलग हो जाते हैं। उसका अगला जो क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र हड़प्पा सभ्यता के लिए तांबे के प्रमुख स्रोतों में से एक था? निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र हड़प्पा सभ्यता के लिए तांबे के प्रमुख स्रोतों में से एक था? तो वो राजस्थान जो था तांबे के प्रमुख स्रोतों में से एक स्थान था उसका। उसका अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कस्टमाइज सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? जो कस्टमाइज सॉफ्टवेयर का उदाहरण है वो है स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। ठीक है, स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। अगर इसमें डिटेल में बात करते हैं तो इसमें है कि कस्टमाइज सॉफ्टवेयर वो होता है जो किसी खास व्यक्ति या कंपनी की ज़रूरत के हिसाब से बनाया जाता है। ठीक है, कस्टमाइज मतलब वही ना हुआ कि अगर हमको जिस तरह की ज़रूरत है अपना डिटेल बताएंगे, वो हमें उस तरह का बना कर देगा सॉफ्टवेयर। उसके बाद फोटोशॉप या एक्सेल सभी के लिए एक जैसे होते हैं। ठीक है, फोटोशॉप या एक्सेल सभी के लिए एक जैसे होते हैं, लेकिन स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर स्कूल की ज़रूरतों के हिसाब से अलग अलग हो सकते हैं। उसका अगला जो क्वेश्चन है वो 2025 में भारतीय वायुसेना की 93वें वर्षगांठ के अवसर पर 2025 में भारतीय वायुसेना की 93वीं वर्षगांठ के अवसर के संदर्भ में मुख्य समारोह परेड कहाँ आयोजित की गई थी? ये जो की गई थी वो एयरफोर्स स्टेशन हिंडन गाजियाबाद में की गई थी। एयरफोर्स स्टेशन हिंडन गाजियाबाद में की गई थी। भारतीय वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। हिंडन एयरबेस गाजियाबाद में स्थित है और यह एशिया का सबसे बड़ा एयरबेस है, जहां अक्सर वायुसेना की प्रमुख परेड आयोजित की जाती है। उसके अगला जो क्वेश्चन है, बैरन धूप जिससे
वैरन द्वीप जिसमें 2025 में 2 ज्वालामुखी विस्फोट हुए थे। ठीक है, वैरन द्वीप जिसमें 2025 में 2 ज्वालामुखी विस्फोट हुए थे, भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो ये जो स्थित है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। उसका वैरन द्वीप अंडमान सागर में स्थित भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। यह काफ़ी समय शांत रहने के बाद अब समय समय पर सक्रिय होता रहता है। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है यह है, अगस्त 2025 में घोषित किस मिशन का लक्ष्य भारत को बहुस्तरीय स्वदेशी वायु और मिसाइल रक्षा प्रणाली प्रदान करना है? अगस्त 2025 में घोषित किस मिशन के लक्ष्य भारत को बहुस्तरीय स्वदेशी वायु और मिसाइल रक्षा प्रणाली को प्रदान करना है? तो इसका जो ऑप्शन होने वाला है वो है डी ऑप्शन, त्रिशूल सुदर्शन चक्र। सही ऑप्शन इसका होने वाला है त्रिशूल सुदर्शन चक्र। यह मिशन भारत के आयरन डोम की तरह है। ठीक है, यह मिशन भारत के आयरन डोम नहीं है, तो इजराइल का है, इसमें कुछ गलत लिखा गया। इसका मकसद देश को दुश्मन के विमानों, ड्रोन और मिसाइलों को सुरक्षा देने के लिए एक स्वदेशी और अवैध सुरक्षा चक्र प्रदान करना है। उसका अगला जो क्वेश्चन है उसमें टाइपिंग कुछ मिस्टेक हो गया पिछले वाले क्वेश्चन में। उसके बाद प्रारंभिक बौद्ध साहित्य के अनुसार राजा बिंबिसार के शासनकाल के दौरान मगध राज्य में कितने गांवों या विद्यमान था? जैसे प्रारंभिक बौद्ध साहित्य के अनुसार राजा बिंबिसार के शासनकाल के दौरान मगध राज्य में कितने गांव विद्यमान था? तो ये उस समय जो विद्यमान था वो 80,000 के आसपास। ठीक है, हर्यक वंश के राजा बिंबिसार के अधीन मुगल साम्राज्य में काफ़ी फला फूला। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार बिंबिसार के सभाओं में 80,000 गांव के प्रमुख भाग लिया करते थे। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो है, आर्द्र वायु के संपर्क में आने वाली आयरन की वस्तुओं पर बनने वाले रक्ताभ भूरे विक्षेपण का प्राथमिक घटक कौन सा पदार्थ है? आर्द्र वायु के संपर्क में आने वाले आयरन की वस्तुओं पर बनने वाले रक्ताभ भूरे विक्षेपण का प्राथमिक घटक कौन सा पदार्थ है? तो ये है हाइड्रेट आयरन। ठीक है, हाइड्रेट आयरन। इसका डिटेल एनालिसिस देखेंगे तो लोहे में जंग लगना एक ऑक्सीकरण प्रक्रिया है। ठीक है, इसमें हवा की ऑक्सीजन और नमी मिलकर लोहे की सतह पर एक भूरी परत बना देती है, जिसे रस्ट या हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड कहते हैं। उसका अगला जो क्वेश्चन है वो है 40 नंबर। ये लास्ट क्वेश्चन होगा। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा नगर दुर्ग का एक महत्वपूर्ण घटक है? निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा नगर दुर्ग का एक महत्वपूर्ण घटक है? तो यह है विशाल स्नानागार। ठीक है, विशाल स्नानागार जो सिंधु घाटी सभ्यता में पाया जाता है, यह दुर्ग का एक महत्वपूर्ण घटक है। इसका अगर डिटेल में बात करते हैं इसके बारे में तो दिया गया है कि हड़प्पा के नगरों में पश्चिमी भाग को दुर्ग या सीटाडेल, ठीक है, सीटाडेल कहा जाता था। मोहनजोदड़ो के दुर्ग में मिला विशाल स्नानागार जल इंजीनियरिंग का अद्भुत नमूना है, जिसका प्रयोग शायद धार्मिक स्नान के लिए किया जाता था। तो ये रहा आपको 17/3/2026 का फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया जीके जीएस प्रश्न। आगे हम लोग फिर इसका सेकेंड शिफ्ट, उसके बाद फिर थर्ड शिफ्ट को देखेंगे इस तरह से, फिर 19 का देखेंगे, फिर 20 का, 18 का, मतलब इसी क्रम से बढ़ते हुए हम लोग सारे एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। अगर अच्छा लगे तो शेयर करिएगा। धन्यवाद।